तो हमने अभी यहाँ तक हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ चार्जेस तक। उसके बाद हम आगे का डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अगला जो टॉपिक इसमें आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम देखेंगे पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है वो बेसिक प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। पहला यही है, यदि हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। राइट, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट टू ईच अदर है ना। सेम चार्जेस में हमेशा रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्जेस में हमेशा अट्रैक्शन होता है। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका सीधा मतलब होता है कि जो चार्ज को हम बेसिक मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, लाइक आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हम नॉर्मल तरीके से जैसा मैथमेटिक्स में करते हैं वैसा हम चार्ज को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। जो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब आप कह सकते हो क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा मतलब होता है कि चार्ज जो है अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका सीधा मतलब है इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हियर स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, electron is number of electrons and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होती है। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी और यहीं से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो आगे आपसे डिस्कस करेंगे। सपोज करो हमसे यहीं पर पूछा जाए कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। हमसे जो न्यूमेरिकल पूछा गया वो पूछा गया how many electrons in 1 coulomb charge, how many electrons in 1 coulomb charge। यदि हमसे किसी ने ये पूछा तो हम इसमें बड़े आराम से हमको गिवन है Q is equal to 1 coulomb एंड बेसिकली इसका फार्मूला होता है Q is equal to Ne, तो हियर N is equal to Q by E। Q कितना दिया हुआ है यहाँ पर, Q दिया है 1 coulomb एंड इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19। और यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम 100 into 10 to the power 18 कर सकते हैं और डिवाइड बाय 16 और इसका आंसर जो आएगा 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि 1 कूलम चार्ज में प्रेजेंट है। इस वक्त इसकी अगली प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जो चार्ज पार्टिकल किसी भी आइसोलेटेड पार्टिकल या सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है वो ऐसा कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं कुछ बेसिक मेन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन हम मेन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका तीसरा मतलब ये होगा चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के जो टोटल चार्ज की वैल्यू वो हमेशा कंजर्व रहती है। राइट, कहने का मतलब ये है लाइक हमारे पास 100 कूलम का चार्ज है और इसको हमने ट्रिपल पार्ट 3 छोटे छोटे पार्टिकल में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है ना। तो अभी भी हमारे सिस्टम में कितना टोटल चार्ज था 100 कूलम और बाद में इसमें मैंने बोला कि 100/3, इसमें मैंने 100/3 और इसको मैंने 100/3 मैंने दे दिया। तो अभी भी इन तीनों का सम करने का हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा वो अभी भी 100 कूलम का चार्ज आएगा।
राइट। ये है प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होता है, मतलब अगली जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन पे होगा, है ना, सेकंड कंडीशन में लिख सकता हूं, व्हेन चार्ज पार्टिकल एट यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज पार्टिकल एट एक्सेलरेशन, यानी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। इसको प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं शॉर्टकट में लिखे EMW, मतलब कहने का मतलब ये हुआ। और ये एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीन के तीनों ही कैसे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कहने मतलब ये है कि ये हमारा राइट हैंड जो है, ये इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लिया, और लेफ्ट हैंड जो ये वर्टिकल है इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लिया। तो जो ये मेरी चलने की डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में ले लूं, तो यदि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इंडिकेट कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट दिस इज EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस, राइट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी चार्ज की जिसको हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा चार्ज की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है, किसी बॉडी को चार्ज किया कैसे जाए, है ना, चार्जिंग का बॉडी। अगला जो हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए, इसकी तीन प्रोसेस होती है। चार्जिंग प्रोसेस तीन टाइप की होती है। पहली होती है बाय फ्रिक्शन प्रोसेस, और सेकंड होता है बाय कंडक्शन प्रोसेस, और थर्ड होता है बाय इंडक्शन प्रोसेस। इस तीन तरीके से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। मैं राइट नहीं कर रहा हूं, मैं इसे इंडिविजुअली मैं ओनली में इसे बता रहा हूं। बाय फ्रिक्शन प्रोसेस का मतलब ये होता है जब दो बॉडी को आपस में हम क्या करते हैं, रब करते हैं। दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं दो बॉडी को। इस केस में क्या होता है कि एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को डोनेट कर देता है। वैसे ऐसा बोला जाता है जिस बॉडी को, जिस बॉडी नंबर ए है और इसे मैंने बॉडी नंबर बी कह दिया, और मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी नंबर ए फ्रिक्शन बाय बॉडी नंबर बी, यदि बॉडी ए को बॉडी बी फ्रिक्शन कर रही है, मतलब ये यदि जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है और ये से मैंने बॉडी नंबर ए कह दिया, और इस मार्कर इस पेन को मैंने बॉडी नंबर बी कह दिया, और इस बॉडी नंबर बी से मैं बॉडी नंबर ए को क्या कर रहा हूँ, फ्रिक्शन करा रहा हूँ। तो बॉडी नंबर जो ए है, ये मेरा जो पेन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, हमारे हैंड को डोनेट कर देगा, मतलब बॉडी नंबर ए को डोनेट कर दिया। तो जैसे ही ये पेन अपना इलेक्ट्रॉन बॉडी नंबर ए को डोनेट किया, तो ये पेन कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, जिसने डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन कर रही है वो नेगेटिव चार्ज का बिहेव करने लगती है ना। तो जो फ्रिक्शन कराते हैं तो बॉडी ए और बी में, बॉडी ए और बी अपने आप चार्ज हो जाता है, उसमें से एक बॉडी नेगेटिव चार्ज को शो करेगी, दूसरी बॉडी अपने आप पॉजिटिव चार्ज को शो करेगी। अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रोसेस होता है वो कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी को, जैसे हमने एक चार्ज बॉडी ले लिया, उसको हमने प्लस चार्ज दे दिया एक बॉडी को, ये चार्ज बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, किसी अनचार्ज बॉडी के, है ना, किसी अनचार्ज बॉडी के डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हैं, या तो फिर वायर के थ्रू कांटेक्ट में लाते हैं। ये वायर कैसे होती है, कंडक्टिंग वायर होनी चाहिए, या तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट में ला दीजिए, या तो फिर कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम कांटेक्ट में लाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी की ओर अपने आप ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दोनों ही बॉडी
पॉजिटिव चार्ज को शो करने लगेगा। है इस प्रकार का जो प्रोसेस है चार्जिंग का, जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद जो अगला जो टाइप होता है इसका चार्जिंग करने का, वो इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी को हम दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास मिलाते हैं। सपोज करो ये बॉडी हमारी चार्ज है, प्लस चार्ज हमने इसको दे दिया, और फिर प्लस चार्ज बॉडी को हमने अनचार्ज बॉडी के पास में मिलाया, तो इस वाले बॉडी पे, मतलब ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, बॉडी बी का जो फेस बॉडी ए के जस्ट फ्रंट में है ना, लाइक दिस, राइट। ये जो है ये वाला फेस जस्ट नेगेटिव चार्ज को शो करने लगेगा। एक्चुअली यहाँ पर जो चार्ज है वो ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडक्टिंग और मतलब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब लाके रखा हुआ है, हमने उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रखा हुआ, इसलिए इधर का चार्ज बॉडी ए का चार्ज बॉडी बी में नहीं जाएगा, केवल उसका इंपैक्ट होता है जिसकी वजह से इसमें चार्ज शो होने लगता है, और इस चार्ज को इंड्यूस चार्ज होते हैं। तो आधा पार्ट इसका नेगेटिव और जो रिमेनिंग पार्ट है अपने आप वहां पर पॉजिटिव चार्ज शो होने लगेगा। ये इंडक्शन प्रोसेस है। ये 3 टाइप्स की प्रोसेस होती है जो चार्जिंग प्रोसेस में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा चार्जिंग प्रोसेस और भी तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, राइट। ये प्रोसेस, ये चार्जिंग प्रोसेस हो गई। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो कूलॉम्स लॉ। वो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, एक्चुअली जो कूलॉम्स लॉ है ना, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैच करता है। कूलॉम्स एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये बताया, जिन्होंने सबसे पहले दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्सेस, इंटरेक्शन फोर्सेस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। इनका जो स्टेटमेंट था वो ये था, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच हम थोड़ी से डिस्टेंस रख लें। उनका जो पहले मैं स्टेटमेंट की बात कर देता हूँ, उनका जो स्टेटमेंट है उसके बाद मैं उसको समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट में क्या था, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन interaction force between two charges is proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation between them। कहने का सीधा मतलब ये, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल, एक हमने Q1 ले लिया, दूसरा हमने Q2 ले लिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r एज्यूम कर लिया। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, और इन दोनों के सेपरेशन की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर इन दोनों पे मिक्स करते हैं तो ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, f इज इक्वल टू k, कूलम्बिक कांस्टेंट है ये, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ, और इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। यहाँ जो k लिखा हुआ है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यदि इसके हम ऐसा यूनिट की बात करें तो यहाँ पर यूनिट हम लिख सकते हैं इसकी, k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर, राइट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 into 10 to the power 10 to the minus 12, राइट। ये इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू मैंने लिखी थी 8.85, मैंने लिखी थी इसकी वैल्यू 8.85 into 10 to the minus 12। और हम इसकी ऐसा भी यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम यदि कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर मीटर पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी हमसे इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा जाता है, इसका
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलॉम स्क्वायर मींस a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m at t पावर माइनस 2 एंड हियर इज m स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर हम ये देख सकते हैं m टू द पावर माइनस 1 l की पावर माइनस 3 p की पावर 4 एंड a स्क्वायर। ये इसका डायमेंशन फार्मूला है, जनरली नीट जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये था हमारा एक कूलॉम्स लॉ। एक्चुअली इसके बारे में कुछ चीजें और भी हम बता रहे हैं आपको, जो फोर्सेस के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमें माइंड रखने होते हैं। इसकी फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, दो चार्जेस में लगने वाला जो फोर्स होता है, मैंने पहले बताया, तो अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है, फिर रिपल्सिव नेचर हो सकता है ना। सपोज ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा, और यदि एक इसमें से हम नेगेटिव ले लें और दूसरा इसमें से हम पॉजिटिव ले लें, तो इस सॉरी यहाँ पर रिपल्सिव नेचर का होगा और यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर का होगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन है, इन दोनों ही कंडीशन में इंडिविजुअल चार्ज के लिए जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। बेसिकली इस लॉ को हम एक्स, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों चार्जेस में, ये मैं कह दूं F1 और ये F2, तो बेसिकली ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, यदि हम बोले कि Q1 ने Q2 पर, यदि हमसे ये पूछा जाए Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया होगा, या Q2 ने Q1 पर कितना फोर्स लगाया होगा, तो इन दोनों ही कंडीशन पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसीलिए दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। और यहां से हम बड़े आराम से बता सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F2, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, और यहां हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, जो कि न्यूटन का लाजा फोर्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, यहां पर हम ये चीज ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा इसकी हम यदि डायरेक्शन की बात करें कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस होती है। वो अट्रैक्शन नेचर का है, रिपल्सन नेचर का है, वो डजंट मैटर, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स always along the line joining both charges, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग होती है, राइट। इसके अलावा कुछ चीजें हम इसमें और देखते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी में हम और बात कर, मतलब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर और डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई चार्जेस का कोई सिस्टम हो, Q1 Q2 Q3 हमने सपोज कर लिया। इसमें देखने वाली बात ये है कि हम केवल Q1 और Q2 के बीच में हम जो फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो Q1 और Q2 के बीच में कर रहे हैं, तो Q3 के प्रेजेंस या अब्सेंस होने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता। मतलब ये कह सकते हो आप, व्हेन वी कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस देन इट इज अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, इसे कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो हमने आपको बताया है। इसके अलावा कुछ अब आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। लाइक हमसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया, हम एक थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल लेते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल, एक ABC चार्जेस का सिस्टम है। एक बात मैं और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यदि हमसे कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में फोर्स पूछे, मतलब यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो उसको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, यदि मान लेते हैं हमारे पास कई सारे चार्ज हैं, यदि मान लेते हैं हमने एक सिस्टम ले लिया जिसमें Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एट सो ऑन, और एक हमने एक बेस चार्ज ले लिया Q, और इस बेस चार्ज Q पर हमें इस जितने भी चार्जेस इस सिस्टम में हमें दिख रहे हैं उनके जैसे नेट फोर्स निकालना है। इसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही बोलते हैं। ये R1 R2 मैंने इसकी डिस्टेंस ले ली, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो आप इसे, 4 और ये 5 एट सो ऑन। तो यहां से इसका जो, इसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सुपरपोजिशन
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। इसके लिए हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका जो स्टेटमेंट ये कहता है कि पूरे सिस्टम की वजह, सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 आपको दिख रहे हैं, तो इस पूरे चार्जेस में जैसे इस बेस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं नेट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, नेट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस is the vector sum of individual charges, the vector sum of net force due to system of charges is the vector sum of individual force act by इंडिविजुअल चार्ज। कहने मतलब ये है कि यहाँ पर जो एफ नेट आएगा वो आएगा के Q1Q डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर इंडिविजुअल चार्जेस। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो एफ नेट इज इक्वल टू के Q1Q बाई R1 स्क्वायर के Q2Q डिवाइड बाई R2 स्क्वायर एट सो ऑन के Q3Q डिवाइड बाई Rn स्क्वायर। हम यहाँ से बड़े आराम से लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू समेशन ऑफ QI RI स्क्वायर where I is equal to 1 है, राइट। ये हमारे पास फोर्स आ गया सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, इसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब एक तो न्यूमेरिकल करते हैं इनके बेस में। लाइक हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने यूज कर दिया। यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू सपोज करो मैंने शुरुआत में -2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, यहाँ पर Q3 इक्वल टू मैंने दे दिया 3 माइक्रोकूलम का चार्ज। जो डिस्टेंसेस है उसे हमने 1 मीटर एंड 1 मीटर दे दिया। एक बात हमेशा में याद रखना, 1 माइक्रोकूलम का मतलब हुआ माइक्रोकूलम रेडिएशन जानते हैं 1 × 10⁻⁶ कूलम दे सकते हैं इसका, ठीक है। हमने साइड कितनी ले ली 1 मीटर, तीनों चार्जेस 1 कूलम 2 कूलम सॉरी 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम ले लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको चार्ज के बारे में बताना चाहता था उस टाइम पे, मैंने बोला ना वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी केवल आपसे डिस्कस की थी। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसमें जो डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइनें होती है इनवर्ड होती है, कैसी होती है इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो लाइनें होती है आउटवर्ड होती है, राइट। इन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने एक अच्छा सा निवेदन उठाया है, मैं चाहता तो और भी थोड़ा आसान लिया जा सकता था ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमसे पूछा जाए कि पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर कोई हमसे भी पूछे, पॉइंट सी पर पूछे या पॉइंट यहाँ पर, जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा Q3 3 माइक्रोकूलम पर नेट कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर पॉइंट बी में जो कर लो तो आपको एफ बताना है कितना लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 की जैसे इस पर लगने वाले फोर्स को मैंने F1 कह दिया और इसके जैसे लगने वाले फोर्स को मैंने F2 कह दिया। तो आपको पता है ये एंगल कितने कितने के हैं, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री के, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 120 डिग्री आएगा, है ना। तो इसका जो नेट फोर्स लगेगा वो यहाँ पर निकल आएगा F नेट, और ये वेक्टर एडिशन है इसलिए क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos ऑफ 60 डिग्री। मैंने cos 120 को 180 माइनस 60 मैंने कर दिया और इसलिए वो नेगेटिव साइन वहां पर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा इसमें, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है हम पहले F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला हमारा होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं के, या आप चाहो तो के की डायरेक्ट वैल्यू लिखा जा सकता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 दिया है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और उधर जो Q3 दिया हुआ है वो कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए हम इसे के ही मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। इसे मैं के लिख लेता हूँ और Q1 Q2 मैं लिख लेता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो F1 हमारे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ k इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सिमिलरली हमारे पास जो F2 आएगा वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 6k इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। हमने ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन को यहाँ पर मर्ज कर दिया है, इसलिए हमको यहाँ पर -2 कूलम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट अप करेंगे, यहाँ पे रखेंगे ये वैल्यू इस फार्मूले में, तो जो हमें फार्मूला मिलने वाला है वो हो जाएगा 3k इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 6k इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस, और 61/2 होता है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6k इंटू 3k इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से जो 10 टू द पावर माइनस 12 आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, k कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर आएगा वो आएगा 9 प्लस 36 और माइनस 18। हम इसे सॉल्व कर देंगे तो 18 आप ये कह सकते हो 45, 18 एंड 9 27, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27 टाइम्स ऑफ k इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये हमारा नेट फोर्स आएगा। ये हमारा नेट फोर्स, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स तो हम इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे और भी स्ट्रक्चर बना के हम न्यूमेरिकल्स किए जा सकते हैं, है ना। इसके बाद हम एक बात करते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 2 स्ट्रिंग्स, हमने एक न्यूमेरिकल लिया, 2 बॉल्स हैं जिसमें हमने 2 बॉल्स हमने लिया और दोनों को मैंने इक्वल लेंथ की। जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं न्यूमेरिकल नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया हमसे। न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा गया कि 2 बॉल है जिसका मास और चार्ज दोनों में, मास और चार्जेस दोनों में क्या है कॉमन है ना। और उन्हें सेम लेंथ की वायर से हमने क्या किया है, किसी एक पॉइंट से, लाइक ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, ये हमने क्या कर दिया, उसे वायर कर दिया। ये m मास, ये भी हमारा m मास, इसका चार्ज q और इसका भी चार्ज q। अभी इन दोनों के बीच में जो मीडियम हो गया है एयर है। एक बात तो हमारे पास क्लियर हो गई, ये रस्सी है, लेंथ दोनों की कॉमन है ना, और ये इसी एंगल थीटा पे आके इस तरह से हमने कुछ इसे बैलेंस किया हुआ है। तो इसकी वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो F ही है, आपको तो लगने वाला है टेंशन फोर्स T, और इसका वेट mg जो है इधर पे लगेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि थीटा है तो हमारी एक लेबनिज़ थ्योरम होती है, आई थिंक आप जानते हो लेबनिज़ थ्योरम। मतलब जब किसी सिंगल पॉइंट पर 3 फोर्सेस काम कर रहे हो, F1 हो गया, F2 हो गया और F3 हो गया, तो F1 के सामने वाले एंगल को हमने अल्फा जूम कर लिया, F2 के सामने वाले एंगल को हमने बीटा जूम कर लिया और F3 के सामने वाले एंगल को हमने गामा जूम कर लिया। तो इसका फार्मूला होता है F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइड बाई साइन गामा, राइट। ये हमारा लेबनिज़ थ्योरम होता है। सेम टू सेम यहाँ से इसको बैलेंस कर सकते हैं। mg को हम थोड़ी देर के लिए w जूम कर ले, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये थीटा, ये 90 है ना। तो आप ये देख सकते हो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये थीटा है, आई थिंक तो आपको पता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा। ये हमारा जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा दैट इज 90 एंड दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा, राइट। तो यदि हम यहाँ से कर दो w डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, हम इसको चाहे तो एक नॉर्मल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम t cos थीटा t sin थीटा लेके हम t को एलिमिनेट करके भी ये काम बिल्कुल किया जा सकता है, बट ये इसकी शॉर्टकट मेथड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो f है वो डिवाइडेड बाई यूज कर सकते हैं sin
180 माइनस थीटा, जिसको इसे क्या लिखा जा सकता है 1 W डिवाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टू FE डिवाइडेड बाई sin, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब एक्चुअली न्यूमेरिकल ये बोल रहा था, बाद में हमने क्या ये यहाँ पर यदि हमें थीटा की वैल्यू पता हो, मास पता हो, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स हम बड़े आराम से बता सकते हैं। एक्चुअली जो इसमें न्यूमेरिकल हम आपको करवाना चाह रहे थे वो ये करवाना चाह रहे थे, यदि इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कहीं लिक्विड में ले जाके क्या करते हैं, मर्ज कर दें। क्या कर देते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लिक्विड, जिसकी डेंसिटी हमने कितनी ले ली सिग्मा, और ये मान लिया कि जो ये मास है उसकी डेंसिटी हमने कितना ले लिया, रो ले लिया। तो यहीं पर हमारा जो वेट, अब जो नया वेट हमारे पास आने वाला है वो क्या जाएगा, आफ्टर W डिवाइड बाई W मतलब कि पुराना वेट माइनस, मतलब आप ऐसा कह सकते हो यार कि जब भी कोई पार्टिकल पानी में डूबा होता है तो इसमें पॉइंट फोर्स लगने लगता है Fg, और इसका Fg तो नीचे की ओर ही होगा। तो जो हमारा नया वेट आएगा इस पर वो कितना आएगा, mg माइनस Fb। mg माइनस Fb यदि आप यहाँ पर निकालते हैं तो mg को हम बड़े नाम से रो Vg लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बॉइल्ड फोर्स का मतलब होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है सिग्मा Vg, यानी लिखा जा सकता है रो माइनस सिग्मा इनटू Vg, राइट। ये हम लिख सकते हैं। जो हमारा जो नया वेट आएगा वो इतना है। तो यहाँ जो हमारे इसी फार्मूले को दोबारा लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा W डैश, यदि इसे W डैश सपोज करूं तो W डैश डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये कंडीशन तब की है जब इसका एंगल चेंज नहीं हुआ है, और ये हो जाएगा FE डिवाइडेड बाई, और जो नया FE आएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, पुराने वाले FE के टाइम्स के, मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि मीडियम का होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं FE डैश डिवाइडेड बाई साइन, और W डैश की वैल्यू रख के FE डैश, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पर बड़े आराम से उस K की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि मैं इनको मैं आपस में सॉल्व करूँ तो जो हमारे पास एक फाइनल आंसर जो आएगा, इन दोनों फार्मूले, इन दोनों इक्वेशन को लेकर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा W डैश डिवाइडेड बाई W इज इक्वल टू FE डिवाइडेड बाई FE डैश। तो W डैश का मतलब हुआ रो माइनस सिग्मा इनटू Vg, और ये हो जाएगा हमारा रो Vg इज इक्वल टू Fe, और Fe डैश कितना हो जाएगा Fe बाई E। ये और ये कर दिया, ये और ये कर दिया, यानी हमारा जो K आएगा वो आएगा K की वैल्यू आएगी वो आएगी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। इस तरीके से मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स, आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने लिए और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। थैंक यू।